वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आप ये पाठ ठीक से पढ़ते हैं तो कक्षा 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। कक्षा 9 और कक्षा 10 की हिस्ट्री ही नहीं बल्कि सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आपस में काफी कोरिलेट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए 9th की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की इस पहली कक्षा में हम बात कर रहे हैं एसएसटी के पोर्शन हिस्ट्री की। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक घटना से प्रारंभ होता है। जब आप अपनी किताब का फर्स्ट पेज खोलते हैं तो वहां एक घटना है 14 जुलाई सन 1789 1789 की। इस दिन पेरिस की सड़कों पर हजारों पुरुष और महिलाएं इकट्ठा होकर एक जुलूस के रूप में राजा के महल की ओर बढ़ रही थी। सम्राट ने, जो उस समय फ्रांस के राजा थे, नगर में सेना को बुला लिया था। एक ऐसी अफवाह थी कि सेना को गोलियां चलाने का आदेश दिया जा सकता है। इससे पूरे पेरिस शहर में एक आतंक का माहौल था। गुस्साई भीड़ ने पूर्व की ओर बने हुए बास्तिल के किले पे धावा बोल दिया। बास्तिल का जो किला था वो एक जेल भी था। राजा इसमें अपने विरोधियों को कैद करके रखता था। भीड़ ने इस किले पे हमला बोला और इस किले को नष्ट कर दिया। इस संघर्ष में बास्तिल का कमांडर मारा गया और लोगों ने इसके जो ध्वंस थे, अवशेष थे, जो टुकड़े थे, वो स्मृतियों के रूप में सुरक्षित रख लिए। बास्तिल के किले में हालांकि कैदी कोई ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 7 कैदी थे, लेकिन फिर भी इसको निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि ये किला राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। यानी इस किले में राजा अपने विरोधियों को कैद करके रखता था। इतिहासकारों ने इस घटना को एक ऐसे संघर्ष का क्लाइमेक्स, परिणति या एक लास्ट स्टेज बताया है जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, जिसके कारण काफी पहले से बनते जा रहे थे। इसका अंत जो हुआ वो राजा को फांसी पे चढ़ाकर, राजा को फांसी पर लटकाकर हुआ। तो फ्रांस के अंदर ये स्थिति क्यों आई? फ्रांस के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से जनता में इतना आक्रोश था कि उन्होंने बास्तिल के किले को निशाना बनाया? हम अपने अगले पॉइंट में इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे और यहां हमारा प्रश्न बनेगा कि फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी? व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ये आपके इसका पहला पॉइंट है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, इसका मतलब हुआ लेट 18th सेंचुरी। हमने बात की कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में, और ये समय है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज या फ्रांसीसी समाज, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपके समझ ये आ जाएगा कि क्रांति के क्या कारण थे। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी।
हमें ये पता होना चाहिए कि उस समय फ्रांस के राजा थे लुई 16। लुई 16 ये बूर्बो वंश के थे और इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत युवा राजा थे। इनकी शादी हुई थी मैरी एंटोनेट से। ये भी इसलिए खास है कि बाद में इन्होंने भी प्रशासन में काफी दखल अंदाजी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज हमें समझने वाली है वो ये कि जब राजा गद्दी पर बैठा 1774 ईस्वी में, उस समय फ्रांस की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों खराब थी? जो राजा था वो अपनी शानो शौकत में, उसका एक महल था वर्साय। वर्साय का महल उसकी शानो शौकत में काफी धन खर्च करता था। यहां पर 2 अरब लिब्रे का कर्जा राज परिवार पर था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। ऐसे ही समय में फ्रांस ने इंग्लैंड के उपनिवेशों को, जो कि अमेरिका में थे, उपनिवेश किसके थे? इंग्लैंड के। अब इंग्लैंड के उपनिवेश थे 13 अमेरिका में। वो इंग्लैंड से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फ्रांस इनको मदद करता था, इसलिए क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड में उस समय दुश्मनी थी। जब फ्रांस ने इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों को मदद की तो फ्रांस पर 10,000 लिब्रे का कर्जा, 10 अरब लिब्रे का कर्जा और चढ़ गया। इससे फ्रांस की हालत और ज्यादा खराब हो गई और इस पूरे पर 10% ब्याज भी लगता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस की वित्तीय स्थिति काफी खराब थी। इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि फ्रांस के समाज में भी ऐसे विभाजन थे, समाज में भी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से क्रांति की परिस्थितियां पैदा हुई, या आप कह सकते हैं कि क्रांति जरूरी हुई। फ्रांस के समाज में 3 स्टेट थे, आप 3 वर्ग कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेट, इसमें पादरी वर्ग हुआ करता था। सेकंड स्टेट, इसमें कुलीन, जिसे आप सामंत भी कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्लास, समाज का उच्च वर्ग, जो ज्यादातर राज परिवार से जुड़े हुए या राजा के मंत्रिमंडल और अधिकारी हुआ करते थे। और तीसरा जो वर्ग था वो आम लोगों का था। इसमें व्यापारी थे, पेशेवर लोग थे, कारीगर थे, बड़े किसान और छोटे किसान थे, श्रमिक थे इत्यादि। ये 3 विभाजन फ्रांस के समाज में पाए जाते थे। दिक्कत जो थी वो ये थी कि इन दोनों वर्गों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्मजात विशेषाधिकार, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था करों से छूट। इनके ऊपर कर नहीं लगता था, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता था। फ्रांस में जो तीसरा वर्ग था समाज का, सारा का सारा कर का बोझ इसी को वहन करना पड़ता था। तीसरे वर्ग से पादरी लोग भी कर लेते थे, यानी चर्च भी कर लेती थी। चर्च जो कर लेती थी उसको कहते थे टाइप। इसके अलावा तीसरे वर्ग से सरकार भी
प्रत्यक्ष कर लेती थी टाइल, और इस कर के अलावा और भी अनेक अप्रत्यक्ष कर थे। कुलीन वर्ग तो जो कि सामंत थे, इनकी गांव में बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, इनको भी कुछ विशेषाधिकार थे। ये अपने अधीन छोटे किसानों से या जो भूमिहीन किसान होते थे उनसे अपने घरों में, अपनी जागीरों में काम करवाते थे। सड़कें बनवाने का काम है, खेती करवाने का काम है, इस तरह के काम करवाते थे। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि समाज का बड़ा वर्ग था, ये लगभग 90% आबादी तीसरे वर्ग की थी, जबकि प्रथम और दूसरा वर्ग सिर्फ 10% था। ये फ्रांस के समाज में विभाजन था जो क्रांति का कारण बना, क्योंकि सारा का सारा करों का बोझ तीसरे वर्ग पे था। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस टॉपिक का अगला हिस्सा है जीविका संकट 1.1। सर्वाइवल क्राइसिस। ये क्या था? ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो तीसरे वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर थे, जो भूमिहीन किसान थे, वो फ्रांस में जनसंख्या बढ़ने के कारण, फ्रांस की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में लगभग 7.3 करोड़ से 7.8 करोड़ हो गई। यानी बहुत जनसंख्या बढ़ी, लेकिन इस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा। तो उत्पादन नहीं बढ़ने की वजह से जो खाद्यान्न थे उनकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने से लोग खरीद नहीं पाए, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई, और अंत में जो तीसरे वर्ग के आम लोग थे उनका जीना मुश्किल हो गया, उनका जीवन संकट में आ गया, उनमें सर्वाइवल क्राइसिस आ गई। इसे जीविका संकट कहा गया है। आपके इसी पाठ में, पुस्तक में एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाया गया है, जो 1.2 में, कि जीविका संकट उत्पन्न कैसे होता है, ये आता कैसे है। आप इसमें कह सकते हैं कि सबसे पहले मान लो फसल खराब, फसल खराब होने की वजह से क्या होगा? अनाज की कमी हो जाएगी, अन्न का अभाव हो जाएगा। ठीक है, अन्न का अभाव होने से क्या होगा? कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ने से क्या होगा? गरीब जो है वो इसे खरीद नहीं पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। अब जब गरीब खरीद नहीं पाएगा तो इसमें आपके बताया गया है कि या तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, या वो भूख से जो दूसरे लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं या जिनके पास अनाज है, उन पे हमले करेगा। इससे खाद्य दंगे, ये दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। और अगर वो उसका शरीर कमजोर होगा तो महामारी की चपेट में आ जाएगा। महामारी की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर वो दंगों में भी जाएगा तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी ये इस तरह से जीविका संकट काम करता है। और फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र में जब वहां पर राजा का शासन था, ऐसा जीविका संकट आना एक आम बात थी। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं
फ्रांस की क्रांति से पहले क्या कारण था कि फ्रांस की क्रांति, कौन से वहां के समाज में, अर्थव्यवस्था में ऐसे तत्व थे जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, ये आपने इसमें समझने का प्रयास किया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फिर ये आपके पॉइंट फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। इसका आखिरी बिंदु है 1.3, उभरते मध्यम वर्ग ने, मध्यम वर्ग, अभी तक तो हमने पढ़े थे 3 वर्ग, और अब ये नया वर्ग हम देख रहे हैं, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार जो ऊपर वाले 2 वर्गों को थे, ठीक है, उन विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी उसने सबसे पहले इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात की। क्या था ये मध्यम, कौन था? समाज के तीसरे वर्ग के जो लोग शिक्षित थे, या आप कह सकते हैं जिनके पास कुछ धन आ गया था, या जो कुछ संपन्न हो गए थे। कौन संपन्न हो गए थे? ऐसे लोग जिन्होंने उस समय व्यापार में ऊनी और रेशमी कपड़े के व्यापार से धन इकट्ठा किया था, या इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे व्यापारियों के अलावा जो वकील हैं, जो अन्य सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। ये जो वर्ग था, जो तीसरे वर्ग का शिक्षित और कुछ संपन्न वर्ग था, वो कहलाया मध्यम वर्ग। इसने सबसे पहले ऊपर के 2 वर्गों के विशेषाधिकार के अंश की बात की। इसका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की हैसियत उसकी योग्यता के आधार पर निश्चित होनी चाहिए, जन्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने कल्पना की। अब उस समय के जो शिक्षक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने भी समाज के अंदर क्रांति का वातावरण पैदा करने में अपना योगदान दिया। कुछ विचारकों ने, फ्रांस के कुछ दार्शनिकों ने, जिसमें मुख्य है जॉन लॉक और रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने अपने क्रांतिकारी विचार पुस्तकों में रखे। जैसे कि लॉक ने कहा कि राजा को दैवीय अधिकार और निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए। लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। इसी प्रकार रूसो ने कहा कि राजा की सत्ता सामाजिक अनुबंध पर आधारित होनी चाहिए। इनकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू ने भी कुछ ऐसे ही विचार रखे। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार जो है उसके 3 अंग होने चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो आप स्विच में पढ़ चुके हैं। 3 अंगों के आधार पर सरकार को काम करना चाहिए। इससे किसी भी एक व्यक्ति के पास निरंकुश सत्ता नहीं होगी। इन क्रांतिकारियों के विचार फ्रांस के समाज में जोर जोर से बोल बोल कर सुनाए जाने लगे, जिससे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन तक भी ये पहुंचे। जो बैठकें होती थी, जो संगोष्ठियां होती थी, जहां लोग इकट्ठा होते थे, वहां इन पे चर्चा होती थी। इस तरह से वहां के समाज में एक क्रांति का वातावरण बना। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसमें से ये सभी प्रश्न आपको करने हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था, और भी छोटे प्रश्न, टाइल क्या था, टाइप क्या था, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। इसके बाद हम कल सेकंड टॉपिक करेंगे क्रांति की
शुरुआत। थैंक यू।